हेलो थर्ड ईयर। पिछले कुछ लेक्चर्स हमारे क्लासिकल मॉडल पे हो चुके हैं और पिछली उसमें उत्पादन फलन के ऊपर की ओर खिंचने का हर डायग्राम में मैंने प्रभाव बताया था। इस लेक्चर में हम श्रम की पूर्ति में वृद्धि के प्रभाव को यानी उसके परिवर्तन वास्तविक क्षेत्र में, मौद्रिक क्षेत्र में किस प्रकार होते हैं उनके बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे। जैसे कि डायग्राम में देखिए आप, ए डायग्राम की बात करें। ए डायग्राम में ओ एक्स पे हमने रोजगार की मात्रा ली है, ओ वाई पे मैंने वास्तविक उत्पत्ति ली है। अब आप देखिए कि ये हमारा उत्पादन फलन है, जहाँ पर पहला संतुलन हो, जहाँ पर रोजगार की मात्रा ओ एन 0 है, जहाँ पर वास्तविक उत्पत्ति ओ वाई 0 है। अब रोजगार बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में ओ एन 0 से ओ एन 1 रोजगार की वृद्धि हो गई, जिससे वास्तविक उत्पत्ति भी बढ़कर ओ वाई 0 से वाई 1 हो गई। अब देखिए बी डायग्राम की बात करें तो वी डायग्राम में भी बिल्कुल वही है। ओ एक्स पे हमने रोजगार की मात्रा ली है और ओ वाई पे हमने वास्तविक मजदूरी ली है। अब स्टार्टिंग में जब हमारी रोजगार ओ एन 0 था तो वहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है, श्रम की मांग रेखा, ये है हमारी श्रम की पूर्ति रेखा। शुरू में श्रम की पूर्ति रेखा एल थी, जहाँ संतुलन होता है वहाँ पर रोजगार की मात्रा ओ एन 0 और वास्तविक मजदूरी आपकी हो गई W0 P0। अब जैसे ही सप्लाई बढ़ती है यानी L से L1 हो जाती है तो रोज़गार बढ़कर क्या हो जाता है, संतुलन इस बिंदु पर होता है, जहाँ पर ओ एन 0 से ओ एन 1 रोज़गार की मात्रा हो जाती है और वास्तविक मजदूरी की दर देखिए W1 P1 हो जाती है, यानी W1 P1 हो जाती है। परिणाम स्वरूप इसे रोज़गार की मात्रा बढ़ जाती है। यानी क्लासिकल मॉडल कहता है अगर आपको रोज़गार की मात्रा बढ़ानी है तो आपको वास्तविक मजदूरी कम करनी पड़ेगी। अगर रोज़गार की मात्रा घटती है तो वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है, अगर रोज़गार की मात्रा बढ़ती है तो वास्तविक मजदूरी घट जाती है। जैसे कि इसमें वास्तविक मजदूरी पहले क्या थी, ओ W0 अपॉन P0, अब घट कर के क्या हो गई, ओ W1 अपॉन P1, यानी पहले की तुलना में घट गई। क्यों घट गई, क्योंकि रोज़गार की मात्रा बढ़ी है। अब हम बात करें सी डायग्राम की बात करें। सी डायग्राम में आप देखिए कि सी डायग्राम में ओ एक्स पे हमने मुद्रा की मात्रा ली है और ओ वाई पर मैंने ली है मौद्रिक आय, जहाँ पर ये हमारा मुद्रा की मांग को बता रहा है MPY को, जहाँ पर मुद्रा की मात्रा OM0 पर हमारी मौद्रिक आय क्या है, P0 Y0। जब रोजगार की मात्रा बढ़ती है तो इससे उत्पादन बढ़कर Y0 से Y1 हो जाता है और कीमत स्तर घटकर P0 से P1 हो जाता है। इसलिए आपस में एक्यूमुलेट करते हैं तो दोनों बराबर ही बना रहता है। यानी पहले मौद्रिका 100 थी, अभी भी रोजगार बढ़ने पर, उत्पादन बढ़ने पर भी मौद्रिकाएँ 100 ही बनी रहेगी, कोई अंतर नहीं रहेगा, यानी स्थिर बनी रहती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक अमाउंट बढ़ता है और एक अमाउंट घटता है तो दोनों एडजस्ट हो जाते हैं। अब हम डी डायग्राम की बात करें। डी डायग्राम आप देखिए, डी डायग्राम में ओ एक्स पे हमने ली है कीमत स्तर और ओ वाई पर हमने लिए मौद्रिक मजदूरी, और ये हमारी क्या बता रहा है, मजदूरी की वास्तविक रेखा, वास्तविक मजदूरी की रेखा को बता रहा है, जो कितनी है W0 अपॉन P1। जब कीमत स्तर P1 होता है, देखिए कीमत स्तर P1 होता है तो मजदूरी कितनी होती है, W1 होती है, यानी P1 कीमत स्तर पर मौद्रिक मजदूरी की दर W1 होती है। अगर हम डिटेल की बात करें कि श्रम की पूर्ति वक्र के L से बढ़कर L1 आने पर ए डायग्राम में वास्तविक उत्पत्ति WY0 से बढ़कर Y1 तथा रोजगार
n0 से बढ़कर n1 हो जाएगा। इस स्थिति में मुद्रा की मात्रा m के स्थिर रहने पर कीमत स्तर घटेगा, जिससे मौद्रिक आय P1 Y1 इजकल टू P0 Y0 होगी। चित्र डी में RW वार्षिक मजदूरी रेखा है, जहां घटी हुई कीमत स्तर और मौद्रिक आय की दर W1 भी घट जाएगी, ताकि RW रेखा पर W0 P0 का ढाल किसके बराबर होगा? W1 P1 के बराबर रह सके। अतः कीमत स्तर के घटने से मौद्रिक मजदूरी की दर भी घट जाएगी, लेकिन मौद्रिक मजदूरी की दर के कीमत स्तर के ज़्यादा घटने से वास्तविक मजदूरी की दर भी कम हो जाएगी। इस प्रकार श्रम की पूर्ति बढ़ने पर वार्षिक मजदूरी की दर घटेगी, मजदूरी उत्पत्ति बढ़ती है और रोजगार की मात्रा बढ़ेगी, कीमत स्तर भी घटेगा और मौद्रिक मजदूरी की दर भी घटेगी। इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे वो किस में होंगे? श्रम की पूर्ति में वृद्धि के प्रभाव। हम पहले भी बता चुके हैं, ए डायग्राम और बी डायग्राम वास्तविक क्षेत्र को बताता है, सी डायग्राम डी डायग्राम मौद्रिक क्षेत्र को बताता है। जब एक चीज़ एक क्षेत्र में परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र में भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वास्तविक क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव मौद्रिक क्षेत्र पर पड़ेगा, अगर मौद्रिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव वास्तविक क्षेत्र में पड़ेगा। यानी कि दोनों क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है। तो यानी इस विवेचन से यानी मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से नगद मजदूरी कीमतों में समानुपातिक वृद्धि होती है, लेकिन वास्तविक उत्पत्ति, वास्तविक मजदूरी की दर तथा पूर्ण रोजगार की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक होती है तो पी के अनुसार नगद मजदूरी की दर गिरने की प्रवृत्ति होगी, जिससे सभी काम चाहने वालों को काम पर लगाना संभव हो जाएगा। नगद मजदूरी और कीमत स्तर की लोच या नियमता क्लासिकल सिद्धांत की विशेषता मानी जाती है। अब अगर हम आलोचना की बात करें तो आलोचना में हम कह सकते हैं कि नगद मजदूरी की कटौती बेरोजगारी नहीं, क्योंकि कोई भी मजदूर नगद मजदूरी की कटौती के लिए तैयार नहीं होगा। अगर दूसरी आलोचना की बात करें तो क्लासिक सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की एक सामान्य मान्यता बताई गई, सामान्य अवस्था बताई गई है, जबकि आप भी जानते हैं कि ऐसा कहीं नहीं होता। विश्व में लगभग सभी देशों में अपूर्ण रोजगार पाया जाता है, पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता। अगर आप तीसरी आलोचना की बात करें तो बचत व विनियोग में समानता ब्याज की दर के परिवर्तन के माध्यम से स्थापित होती है, लेकिन कीन्स ने इसको आमदनी से संबंधित किया है। क्लासिकल सिद्धांत ने मुद्रा का केवल एक ही कार्य बताया है, वो है केवल एक ही प्रयोजन बताया है, वो है लेन देन या सौदों का, जबकि कीन्स ने आकस्मिक कार्यों के लिए सट्टे के उद्देश्य को कीन्स की मांग पर वर्णन किया है। इस प्रकार क्लासिकल सिद्धांत के लागू होने में कई प्रकार की कृत्रिम बाधाएं होती हैं, जैसे मजदूर दंग, संघ न्यूनतम मजदूरी कानून, औद्योगिक जगत में एकाधिकार इत्यादि, जिसके कारण यह सिद्धांत फेल हो जाता है। अगली आलोचना करें तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में कई अंतर्निहित लक्षण जैसे तकनीकी रुचियाँ, श्रम की पूर्ति आदि के निरंतर परिवर्तन भी क्लासिकल सिद्धांत को लागू होने में बाधा डालता है। इनको हम स्थिर नहीं मान सकते। थैंक यू।